वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट्स क्यों टच कर सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जोमेटो और स्विगी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे HAL में 23% के अपसाइड के बारे में। फिर हम बात करेंगे ट्राइडेंट के प्रॉफिट की, क्यों वो 126% तक बढ़ गया। फिर हम बात करेंगे इंडिगो की। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत बायोटेक के एक अलग तरीके के वैक्सीन की। फिर हम बात करेंगे जीडीपी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है इंडिया के ग्रोथ की, और ये बिजनेस न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया का ग्रोथ होता है वो डायरेक्टली रिलेटेबल होता है हमारे FMCG कंपनीज से, या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, कार्स कंपनीज, उनसे। तो जब जीडीपी अच्छा करती है तो ये सारे बिजनेसेस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब जीडीपी ग्रोथ स्लो रहती है तो फिर ये बिजनेसेस बुरा परफॉर्म करते हैं। तो अब हम जानते हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में। Q4 FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.4% से 7.2% के बीच हो सकती है, लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें यानी कि FY25 की, तो ग्रोथ NSO के जो 6.5% का फोरकास्ट था, अब उससे थोड़ा कम का ग्रोथ हो सकता है, और ये ग्रोथ 6.3% से 6.4% रहने का एस्टिमेशन है। हालांकि NSO ने पहले 6.5% का फोरकास्ट दिया था। अब आखिर ये NSO क्या है, ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, NSO का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जैसे कि इकोनॉमिक डेटा होता है वो रिलीज करता है। और अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो जो इंडिया की जीडीपी है वो Q1 में 6.5% थी, Q2 में 5.8% और Q3 में 6.2% की ग्रोथ हुई थी। अब अगर हम ये चीज ध्यान से समझे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो ये चीजें और तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट कंजम्पशन स्लो रहा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि और भी कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है, जैसे कि बारक्लेज। इन्होंने 7.2% का जीडीपी ग्रोथ बताया। ये एस्टिमेशन दे रहे हैं ये सारी कंपनीज। वहीं पे नोमुरा की बात करें तो वो 6.7% का बताया। इकरा की बात करें तो 6.9% का Q4 ग्रोथ रहने का एस्टिमेशन बताया। लेकिन SBI की माने तो SBI का कहना है कि FY25 के लिए 6.3% का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा NSO ने नहीं रिलीज किया है, ये सिर्फ एस्टिमेशन ही था। तो जो NSO का फाइनल डाटा है वो 30 मई को रिलीज होगा, और हम वो न्यूज भी कवर करेंगे। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि वो वाली न्यूज जैसे ही आए आप तक वो पहुंच जाए। अगली बिजनेस न्यूज है भारत बायोटेक की, और इस कंपनी ने कमाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है हिलकॉल, और ये ऐसी वैक्सीन है जिसको आप पिला सकते हो। यानी कि देखिए, जो भी वैक्सीन होती है उसको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, लेकिन भारत बायोटेक ने एक ओरल कोलेरा वैक्सीन लॉन्च किया है, और इस वैक्सीन ने फेज 3 ट्रायल भी क्लियर कर लिया है। और इस चीज के बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या आप इन्वेस्टर हो तो फिर आपके लिए भी। और ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि इस वैक्सीन को 1800 लोगों पर स्टडी किया गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह के लोगों पे स्टडी किया गया, एडल्ट्स पे, चिल्ड्रंस पे, इवन की इन्फेंट्स को भी। जो इन्फेंट यानी कि जो बिल्कुल अभी अभी बॉर्न हुए रहते हैं बच्चे, उनको इन्फेंट्स कहते हैं हम, और इन सब पे ये वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल जाऊं तो हिलकॉल ने ओगावा और इनाबा स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ 4 गुना एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दिखाया। और ये वैक्सीन का सबसे अच्छा बात ये है कि ये वैक्सीन ग्लोबल शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, और ये जो ग्लोबली इसका डिमांड है इस वैक्सीन का वो 100 मिलियन डोज
डोजेज है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और कंपनी के पास जो लिमिट है यानी कि जो कैपेसिटी है बनाने की वो 200 मिलियन की है। तो ये अच्छी चीज है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस वैक्सीन की कि ये वैक्सीन सिंपल स्ट्रेन से बना है जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे बहुत कम है या फिर उन कंट्रीज के लिए जो बहुत ही लो इनकम कंट्रीज हैं। वो अगर मैं वैक्सीन के थोड़ी डिटेल में जाऊं तो ये जो वैक्सीन है वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 इन सारे पड़ाव से पार हो चुका है, बट अभी फेज 4 नहीं हुआ है। अब ये सारे फेजेस क्या होते हैं? फेज 1 में हम लोग बहुत स्मॉल ग्रुप पे इसको टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये एक तरह का सेफ्टी चेक होता है। फेज 2 में यानी कि दूसरे लेवल पर हम सेफ्टी को और ज्यादा देखते हैं कि कैसा है, यानी कि हम ये चेक करते हैं कि ये इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है इसका। फिर जब फेज 3 होता है तो फिर हम इसमें पूरे वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं, अलग अलग जेंडर, अलग अलग जो एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं और चिल्ड्रंस हैं उन पे हम टेस्ट करते हैं। और जो फेज 4 होता है जो इस कंपनी का अभी नहीं हुआ है, वो जब वैक्सीन मार्केट में आ जाती है उसके बाद हम उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं और रेयर साइड इफेक्ट देखते हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी वैक्सीन आप लगाया आपने और फिर हो सकता है उसका साइड इफेक्ट 30 साल बाद दिखे। तो ये सारी रीजंस हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको पी करके आप ले सकते हो, मतलब एक तरह से ओरल है ये। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी एक्सेसिबिलिटी इसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप मानो कि अगर कोई इन्फेंट है या फिर जो बहुत छोटा बच्चा है उसको आप इंजेक्शन कैसे लगाओगे? एक तो इतना नाजुक होता है और काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पूरे ग्लोबल की बात करूं मैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड की, तो इस वैक्सीन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और अभी सिर्फ एक ही कंपनी है जो इस वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। तो इसके बाद हिलकॉल इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेट्स सी पूरा एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है और ग्लोबल रिस्पॉन्स कैसा मिलता है भारत बायोटेक को। अगली बिजनेस न्यूज है मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि सेंसेक्स बहुत ही जल्द 1 लाख पॉइंट्स टच कर सकती है, लेकिन बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से मॉर्गन स्टैनली ने अपनी बात रखी है। और मैं डिप्लोमेटिक इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो मॉर्गन स्टैनली का स्टैंड तुरंत बदल जाता है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर चढ़ना शुरू होती है तो फिर मॉर्गन स्टैनली अचानक से फिर से बदल जाता है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है और मार्केट फिर थोड़ी सी ऊपर आती है और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि शायद मार्केट फिर से नीचे जा सकती है, तो फिर मॉर्गन स्टैनली बहुत सुंदर सी और प्यारी सी कहानी बनाता है और बहुत डिप्लोमेटिक रहने की कोशिश करता है। और मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो रिपोर्ट निकाली है मॉर्गन स्टैनली ने, उनका कहना है कि 50% चांस है बेस लेवल का। ये सब मैं बताऊंगा बेस लेवल क्या है। बियर केस की बात की है 20% की और बुल केस की बात की है 30% की। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 50% चांस है कि मार्केट बेस लेवल पे हो और सेंसेक्स 89,000 पॉइंट्स टच करे बाई जून 2026। और आपको ये पूरी बिजनेस न्यूज अच्छे से समझ में आए, इसलिए अभी सेंसेक्स क्या चल रहा है वो भी मैं बता देता हूं। अभी सेंसेक्स 81,596 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है, यानी कि इस बेस केस में जहां पे उन्होंने 50% चांस बोला है 89,000 का, उनका ऐसा मानना है कि अगर इकोनॉमी इंडिया की नॉर्मल प्रोग्रेस चलती रही, न तो ज्यादा न तो कम, तो सेंसेक्स 89,000 तक पहुंच सकता है। यानी कि 8% के अपसाइड का पोटेंशियल है अभी मार्केट में। और ये जो एस्टिमेट है वो न्यू अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉजिटिव इंडिया यूएस ट्रेड के टाइज पर बेस्ड है। मतलब ये एक तरह से मुझे कहानी जैसी लगी, बट मेरा फर्ज है आपको बताना, तो मैंने बता दिया। और ये जो सिनेरियो अगर प्ले होता है, ये जो 50% वाला है, तो इस सिनेरियो में सेंसेक्स की अर्निंग कैगर 16.8% तक ग्रो कर सकती है, वो भी FY28 तक। अब बुल केस की बात करते हैं जिसका चांस है 30% अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। और अगर 30% का चांस है और बुल रन आता है तो 1 लाख पॉइंट तक टच कर सकता है सेंसेक्स
सेंसेक्स बाई जून 2026। और इसके पीछे का उन्होंने रीजन बताया कि अगर सब कुछ इंडिया के फेवर में चलता रहा, जो जाता रहा और पॉलिसी रिफॉर्म आते रहे, ग्लोबल ट्रेड में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम न क्रिएट हुआ, लो ऑयल प्राइसेस रहे, तो सेंसेक्स 1 लाख रुपए तक जा सकता है। हालांकि इसमें उन्होंने कुछ एजम्पशंस भी रखे। उन्होंने 3 चीजें एज्यूम की। पहला, क्रूड ऑयल $65 के नीचे रहेगा। दूसरा, आरबीआई और इंटरेस्ट रेट में और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। तीसरा और आखिरी, जीएसटी रेट कट्स या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म जैसे पॉजिटिव पॉलिसी चेंजेस, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी फार्म बिल जब आया था तो लोग इतने परेशान हो गए थे, इतना ज्यादा अनशन हो गया था। अब शायद गवर्नमेंट इतनी जल्दी फार्मर बिल या फिर कोई भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म न ला पाए। और अगर ये केस होता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यानी कि जो बुल केस है 30% चांस का, तो इस केस में 19% के कैगर से ग्रोथ आएगी और ये FY25 से 28 तक का चांस है। वैसे तो मुझे लग रहा है बुल रन इससे भी पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। मे बी शायद 4 महीने के अंदर एक बुल रन देखने को मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। मैं कोई एनालिस्ट तो नहीं हूं, बट मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा अजम्पशंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अब मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग जो बियर केस है, जिसका 20% चांस है, अगर वो आता है तो सेंसेक्स 81,596 से 70,000 तक जा सकता है, यानी कि आपके पैसे नीचे जा सकते हैं। इसमें भी उन्होंने 3 सिनेरियो बताए। अगर ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से ज्यादा चला जाता है, यूएस में कोई बहुत बड़ा रिसेशन आ जाता है। तीसरा, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट टाइट करती है तो फिर ये चीज देखने को मिल सकती है। बाकी आप बताओ, आपको मॉर्गन स्टैनली के इस डेटा पे कितना भरोसा है? आपको लगता है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो भी बोला है वो बातें सही बोली है? मेरे हिसाब से तो यार मुझे तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं हो गया। 20% चांस है कि बियर केस रहेगा, 30% चांस है बुल केस रहेगा, 50% चांस है जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो इसमें आप न तो मॉर्गन स्टैनली को अच्छा कह सकते हो, न तो बुरा कह सकते हो, बट एक चीज आप कह सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली दुनिया का सबसे अच्छा डिप्लोमेट है। This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. अरे नहीं सर, सॉरी, वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अरे भैया, मेरा मुंह से निकल गई। अगली न्यूज है जोमेटो और स्विगी की, और ये न्यूज जोमेटो और स्विगी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज तो उनके लिए बहुत ही बुरा दिन रहा होगा। क्यों? क्योंकि सीसीपीए ने, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने स्विगी और जोमेटो के अनफेयर कैंसिलेशन चार्जेस और रिफंड पॉलिसीज पर एक्शन लेने का प्लान बनाया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ केसेस में कैंसिलेशन फी 90% तक थी, और अक्टूबर 2024 में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था और उसके बाद ये स्टेप लिया गया है। क्योंकि सीसीपीए ये चाहता है कि ये दोनों कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर इस तरह से मॉडिफाई करें कि किसी भी कस्टमर को फास्ट रिफंड मिले और प्लेटफॉर्म की गलती की वजह से कस्टमर्स के ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। क्योंकि अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आप शॉक हो सकते हो। स्विगी पे 2024 में 10,590 कंप्लेंट्स आई थी। ये मैं कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर्स की नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नाराज होते हैं वो कंप्लेन इतनी जल्दी नहीं करते हैं। तो ये 10,000 का नंबर बहुत बड़ा है। और जोमेटो की बात करें तो जोमेटो 7,938 पे था, यानी कि कंप्लेन जोमेटो की तो कम आई थी, बट फिर भी 7,000 भी एक अच्छा खासा नंबर है। और सिर्फ यहाँ तक रिफंड की प्रॉब्लम नहीं है, फूड क्वालिटी को लेकर के भी बहुत सारी शिकायतें आई थी। तो सीसीपीए अब ट्रांसपेरेंट और कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज चाहता है। और मैं आपसे एक रिव्यू भी लेना चाहता हूं। अभी मैंने पीछे मीम्स का थोड़ा सा यूज किया, क्योंकि कई बार होता है लोग थोड़े से बिजनेस न्यूज मेरी बोरिंग हो जाती है, मेरी कैपेबिलिटीज अभी उतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हुई हैं जैसे प्रोफेशनल्स की होती है। तो क्या मैं अपने बिजनेस न्यूज में ऐसे थोड़े मोड़े कभी कभी ऐसे मीम्स डाल सकता हूं, या फिर ऐसे मीम डालना सही नहीं है? आप अपना फीडबैक देना इस वीडियो में, फिर हम उस बारे में सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। जैसे ही ये वीडियो की स्टैटिक्स आ जाएगी
जाएगी हमारे सामने, फिर हमें भी आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें लोगों को पसंद आ रही है लार्ज स्केल पे और कौन सी चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। और अब अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यानी कि HAL की। HAL के स्टॉक्स 20% से 25% तक के अपसाइड दिखा सकते हैं, ऐसा कहना है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का या फिर जो एजेंसीज हैं उनका। और इसके 3 मेजर रीजंस हैं, क्योंकि उन्होंने रीजन के साथ ये सारी चीजें बोली हैं। पहला रीजन है HAL का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और उनकी पाइपलाइन, क्योंकि HAL के पास 1.89 लाख करोड़ रुपीस के कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये कि FY25 का जो इनका टोटल रेवेन्यू था उसका 6 गुना इनके पास कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है, और साथ ही 2.5 लाख करोड़ रुपीस का ऑर्डर पाइपलाइन भी रेडी है, क्योंकि सिर्फ FY25 में ही 1.2 लाख करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर मिले, जिसमें 1 लाख करोड़ मैन्युफैक्चरिंग के थे, बाकी रिपेयर और मेंटेनेंस के जो भी चीजें थे। अब अगर मैं मेजर ऑर्डर्स बताऊं जो कंपनी को मिला है, उसमें से 65,000 करोड़ का तेजस मार्क 1A, उसके बाद दूसरा 34,000 करोड़ का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, तीसरा 60,000 करोड़ का सुखोई 30 अपग्रेड, यानी कि ये जो अपग्रेड है वो 3 से 5 साल में एक्सपेक्टेड है। दूसरा जो रीजन है क्यों ये जो स्टॉक है HAL वो 20 से 25% का अपसाइड दिखा सकता है, वो है प्राइम मिनिस्टर का मेक इन इंडिया को इतना ज्यादा बूस्ट करना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पहले से ही मेक इन इंडिया करती जा रही है, और इधर बीच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई भी हो गई, और इसके वजह से फोकस और ज्यादा बढ़ गया और इन्वेस्टर्स के बीच में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया, तो इस वजह से ये स्टॉक और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तीसरा रीजन है ग्लोबल डिफेंस थीम, क्योंकि आप देख ही रहे हो ग्लोबली क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन चल रहा है, फिर इधर चाइना और US के बीच में भी एक ट्रेड वॉर चल रहा है, और वो ट्रेड वॉर कब किस तरीके से बदल जाए कोई कह नहीं सकता। तो जेफरीज ने भी एक फोरकास्ट की है कि इसका EPS 3% बढ़ सकता है FY26 और FY27 के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को और जेफरीज को ऐसा लगता है कि HAL आने वाले साल में 20 से 25% तक का रिटर्न देगी। अगली बिजनेस न्यूज है ट्रेडिएंट की, और ट्रेडिएंट ने कमाल करके दिखाया है, क्योंकि ट्रेडिएंट का Q4 का प्रॉफिट निकल के आया है, और इस बार प्रॉफिट 133.42 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल सिर्फ 59.01 करोड़ रुपीस था। इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब कि प्रॉफिट में 126% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो 2 है। पहला, टॉवल और बेडशीट सेगमेंट में ग्रोथ हुई, और दूसरा, फाइनेंस कॉस्ट में तेजी से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि पहले ये कॉस्ट 49.08 करोड़ रुपीस था, और वो 49 से घट के सिर्फ 2.60 करोड़ रुपीस हो गया। और अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू में 10% की बढ़त देखने को मिली, और 1864.34 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ। EBITDA 245 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। मार्जिन 13.14% रहा, और इस रिजल्ट के साथ कंपनी ने 0.50 रुपीस पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, और इसका रिकॉर्ड डेट 27 मई को रखा गया है। और जैसे ही ये जो रिजल्ट है वो आया, उसके बाद शेयर 13.49% जंप कर गया। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिगो की। इंडिगो ने भी कमाल किया है, क्योंकि इंडिगो का Q4 FY25 का प्रॉफिट आ गया है, और इन्होंने प्रॉफिट किया है 3067.5 करोड़ रुपीस का, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 62% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल 1894.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, और रेवेन्यू 24.3% बढ़कर 22,151.9 करोड़ रुपीस रहा। तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। लोगों को क्या ये एविएशन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ही था, बहुत रेयर कंपनीज प्रॉफिटेबल हो पाती थी, बहुत सारी कंपनीज आई और चली गई, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था, और इस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए बहुत ही एग्जीक्यूशन में बहुत स्किल होना
होना चाहिए और मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा टाइट रहना पड़ता है। तो ये इशू था और कंपनी ने रिजल्ट तो दिखाया और मार्जिन भी इनका काफी अच्छा था, मार्जिन 31.4% था। और रिजल्ट के बाद कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और अगर आप इनका शेयर होल्ड करते हो तो आपको हर एक शेयर के बदले 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 13 अगस्त को रखा गया है। साथ ही साथ लोड फैक्टर भी 87.4% तक बढ़ा। अब लोड फैक्टर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। लेट्स सी कितने लोगों को इसके बारे में पता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम 4 बजे संडे को लाइव करेंगे, उसमें इसका आंसर भी दे देंगे। और इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन है पैसेंजर ग्रोथ, कॉस्ट कंट्रोल और इंटरनेशनल एक्सपेंस। और अगर मैं वहीं पे टोटल कैश और डेब्ट का बात करूं तो टोटल कैश 48,170.5 करोड़ रुपीस और टोटल डेब्ट 66,809.8 करोड़ रुपीस रहा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत ही अच्छी लगती होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई नाराजगी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम लोग मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।